Hello, dear students. I'm sure that all of you are so amazing. I'm Rajni Mamgai, Master Teacher Biology at Vedantu, and we are going to discuss control and coordination for KVPY essay. So I'm sure all of you are so excited to study control and coordination. We have done some part in the previous lectures, and today we will be seeing central nervous system and peripheral nervous system in a very detailed way, right? So let's start it now. When we talk about nervous system, so write down the part of nervous system. So yes, when we talk about nervous system, it is having two parts. That is central nervous system and peripheral nervous system. As the name suggests, peripheral nervous system. As the name suggests, central nervous system means it is the central processing unit of the body, which control all the part of the body, सारे part को control करता है. तो central part है, central region में भी present होता है और central भी है body का, right? तो यहाँ पे कौन सा होता है part body के center में? हमारा brain और spinal cord. तो obviously brain और spinal cord जो है वो central nervous system का part है, right? उसके बाद हमें पता है यार हमारी बॉडी में वाईफाई तो लगा नहीं हुआ है, तो हमारी बॉडी में जो ब्रेन से किसी ऑर्गन को अगर सिग्नल भेजना है या बॉडी से ब्रेन को सिग्नल भेजना है और स्पाइनल से बॉडी और वाइस वर्सा ऐसा सिग्नल भेजना है, तो उसके लिए कुछ वायर्स होती है ना, जो कि कुछ वायर्स ब्रेन से निकलेंगी, कुछ नर्व्स ब्रेन से निकलेंगी और कनेक्ट करेंगी कुछ ऑर्गन्स को. तो बच्चा दैट इज नोन एज नर्व्स. तो जो ब्रेन से निकलती हैं दैट इज द क्रेनियल नर्व्स दैट अराइज, दोज नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम ब्रेन. तो वो होती हैं क्रेनियल नर्व्स जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट रहती हैं नर्व्स के थ्रू. और जो स्पाइनल कॉर्ड से, तो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी दैट इज द स्पाइनल नर्व्स. सिंपल. तो मतलब यहां पर जो सिग्नल लेकर या ले जाएगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी में, तो वो काम होता है नर्व्स का. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो पेरिफेरी से सेंट्रल को कनेक्ट करेगा. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पेरिफेरी मतलब आउटर बॉडी पार्ट से कनेक्ट करेगा, तो उसमें सारे नर्व्स आते हैं. ठीक है. अब ये जो नर्व्स होती है, मैंने कहा कि क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 पेयर्स जो हमारी ब्रेन से निकलती हैं, अराइज फ्रॉम ब्रेन. तो ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेनियल नर्व्स, तो ये कहां से अराइज होती हैं? सिंपल, अराइज फ्रॉम ब्रेन. तो ये ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स है जो अभी हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे भी. और स्पाइनल नर्व्स की अगर बात करें तो 31 पेयर्स होती हैं, और ऑब्वियसली ये कहां से अराइज होंगी? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. सो अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड. तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व अराइज होती हैं. और ये किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है. राइट. नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ये नर्व्स हैं ये भी दो टाइप की होती है. एक होता है सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक, जो हमने काफी डिटेल में पढ़ना है, ये जितने पार्ट्स में लिख रहे हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये हो गया सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ये ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. सो सोमैटिक में वो सारी नर्व्स आती हैं जो कि हमारी वॉलंटरी ऑर्गन्स को कनेक्ट करेंगी, इनर्वेट करेंगी, नर्व्स को हमारी वॉलंटरी ऑर्गन तक पहुंचाएंगी. तो ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स दैट इनर्वेट्स. इनर्वेट्स मतलब नर्व को पहुंचाना, और नर्व जहां तक पहुंचती है. इनर्वेट्स कहां पर? वॉलंटरी ऑर्गन. तो ये वॉलंटरी ऑर्गन में जितनी भी नर्व्स जाती हैं वो सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं. इनर्वेट्स वॉलंटरी ऑर्गन्स. वॉलंटरी ऑर्गन्स जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारी मसल्स, लिम्स के मसल्स हैं, फेशियल मसल है, टंग की मसल है, राइट. तो आंखें बंद करके जो भी आपको याद आता है, जो भी हमारे कंट्रोल में है, तो ऑब्वियसली उन तक नर्व्स पहुंचाने का काम सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है. और ऑटोनॉमिक नाम से समझ में आ रहा है ऑटोमेटिक. तो ये नर्व्स को कहां पे पहुंचाएगा? तो ऑब्वियसली ये इनर्वेट करता है, मतलब नर्व्स को पहुंचाएगा कहां तक? इनवॉलंटरी ऑर्गन तक. तो ये इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक
लेकर जाएगा सारे नर्व्स को। तो इनवॉलेंट्री मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो सारी नर्व्स जो ऐसे ऑर्गन तक जा रही हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक भी दो टाइप का होता है। तो अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट, तो ये भी दो टाइप का होता है। इसमें जो लाइक वो नर्व्स हैं जो कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल कर रही हैं, वो भी दो टाइप की होती हैं। एक होता है सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सो मीन्स क्या है इसका कि जो सिंपैथेटिक है उसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक में हमारी बॉडी को ये स्ट्रेस के लिए लाइक वो करता है, क्या बोलते हैं, रेगुलेट करता है या प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर द स्ट्रेस। तो यहाँ पर ये बॉडी को प्रिपेयर करेगा स्ट्रेस के लिए। तो स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे कुत्ता पीछे भागा तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हम बहुत जोर से भागना शुरू करते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, है ना, मसल्स में ब्लड सप्लाई बहुत तेज हो जाएगा और स्किन पूरी पीली पड़ जाएगी, क्योंकि स्किन में अभी ब्लड सप्लाई रुक जाता है, कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है। और उसके अलावा क्या क्या होता है, हमारी लाइक ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट पंपिंग तेज हो जाता है, जिससे कि सारी मसल को ब्लड मिल सके एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। ऑक्सीजन को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा मसल्स के पास, सो दैट वो एनर्जी मिले, ऑक्सीजन की यूज करके मसल को एनर्जी मिले और वो फिर भागने में यूज करे, राइट। तो ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करेगा। तो स्ट्रेस के टाइम पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। पैरा, सो एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्ट्रेस, बॉडी को स्ट्रेस के लिए सिंपैथेटिक प्रिपेयर करेगा। और उसको जैसे कुत्ता, हमने पीछे देखा कुत्ता गया, तो अब हमने बड़ी चैन की सांस ली, तो वापस से बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आती है। तो वो किसका काम होता है, पैरासिम्पैथेटिक का। तो इट ब्रिंग्स बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेट। तो ये नॉर्मल स्टेट में वापस ले आता है। तो बस जितना अभी हमने लिखा है वो सब का सब अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, राइट। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं काफी डिटेल में। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे तो नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करेंगी, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके मैं पार्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो दो तरह की नर्व्स होती है जो एक इनर्वेट करेंगी हमारी वॉलेंट्री ऑर्गन को और एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन को, राइट। और ये कौन सी नर्व्स हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा यहाँ पे ये सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं ऑब्वियसली क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, राइट। तो ये क्रेनियल नर्व्स मैंने पहले ही बताया 12 पेयर्स हैं जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं। और ये जितनी भी 12 पेयर्स हैं उनका नाम लिखा हुआ है, तो आपको सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ऑल्फैक्टरी है तो वो नोज को इनर्वेट करेगा, ऑप्टिक है तो वो देखने से रिलेटेड है, ऑक्यूलोमोटर है तो ऑब्वियसली वो आई की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आई बॉल की मूवमेंट, आई लिड की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं अगर ट्रॉक्लियर की बात करेंगे तो ट्रॉक्लियर बेसिकली हमारी रोटेशन ऑफ आई को करता है कंट्रोल। पर आपको सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आइडिया रखना है जो मैं आपको पहले पेज में समराइज कर चुकी हूँ, राइट। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कौन कौन सी 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी ब्रेन में, जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती है। और ये स्पाइनल नर्व्स है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। और हमें पता है यार स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रे से। तो ये वर्टिब्रा है एक, जिससे ये बताया गया कि कैसे स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलती हैं। वर्टिब्रे में कुछ पोर्स होते हैं, राइट, तो वहां से ये बाहर निकलता है स्पाइनल नर्व और डिफरेंट बॉडी में जाता है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है वर्टिब्रे, ये पूरा वर्टिब्रे है। और बीच में स्पेसेस हैं जहां से स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलती है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चा ये तो था यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। और याद रखना कि स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व होती है। मिक्स्ड नर्व, ये मिक्स्ड नर्व का मतलब होता क्या है
कि ये सेंसरी नेचर की भी होती हैं। तो सेंसरी मतलब जो कि सिग्नल को रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आएगा। तो सेंसरी नर्व्स भी इसमें होती हैं और ये मोटर नर्व भी होती हैं। तो मतलब दोनों की तरह लाने ले जाने का काम इनके पास ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये मिक्स्ड नर्व होती हैं। तो ये सेंसरी प्लस मोटर दोनों होती है। सेंसरी नर्व जो सिग्नल को सेंस ऑर्गन से लेकर जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सिग्नल लेकर जाएगा, इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा। और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा तो वो मोटर नर्व्स होता है। तो ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, इसमें सेंसरी भी होती है और स्पाइनल नर्व भी, मोटर नर्व भी होती है। तो याद रखना ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अगर आप पूछोगे कि क्रेनियल नर्व्स कैसी होती हैं, तो क्रेनियल नर्व्स में कुछ नर्व होती हैं सेंसरी। आपको एक एक चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये इसका आइडिया होना चाहिए। सेंसरी मैंने अभी बताया, जो सिग्नल हमारी बॉडी सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर आएगा वो सेंसरी है। कुछ इसमें मोटर नर्व्स होंगी। तो मोटर नर्व्स मतलब क्या होता है, जो सिग्नल हमारी ब्रेन से और डिफरेंट बॉडी तक लेकर जाएंगे। और कुछ होंगी मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब जो दोनों डायरेक्शन में काम करेंगे, लेकर भी जाएंगे सिग्नल बॉडी के पास फ्रॉम ब्रेन और सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेकर भी आएंगे ब्रेन के पास, राइट। तो मतलब इसमें तीनों टाइप की नर्व्स होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व। लेकिन स्पाइनल की बात करें तो उसमें सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होती है। तो ये आपको याद रखना है। दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। अब हम फाइनली बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल में आपको इतना ही याद रखना है। मैंने पूरा एक ओवरव्यू आपको 2 पेजेस में दे दिया, ठीक है। और विद डायग्राम भी आपको मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी। नाउ फाइनली वी आर मूविंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है, एंड इट इज हैविंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो जो ब्रेन है बच्चा, ब्रेन जो है और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ऑब्वियसली दैट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। अब ब्रेन की बात करें तो हमें पता है यार, स्कल उसको क्या करता है, स्कल का पार्ट जो कि ब्रेन को कवर करके रखता है उसको क्रेनियम बोलते हैं और ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये जो खोपड़ी है वो हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है। डेलिकेट मतलब उसको बटर नाइफ से भी काटोगे ना तो भी कट जाना है, तो इतना डेलिकेट होता है। तो भाई उसको वो प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसके पास क्या है, क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है ना। सेम वैसे अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के पास भी प्रोटेक्शन होता है, उसको भी हमारा एक बोन कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, वो इसको प्रोटेक्शन देता है, राइट। तो यहाँ पर ये इसको प्रोटेक्शन देगा और हमारे ब्रेन को क्रेनियम प्रोटेक्शन देगा। तो ये दोनों के पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए है। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और दोनों के दोनों नर्वस टिश्यू से बनते हैं, न्यूरॉन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है ब्रेन, जो है ऑब्वियसली क्रेनियम में होता है। मैंने कहा हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है जो कि बहुत डेलिकेट ब्रेन को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। एंड सेम में स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम है, राइट। उसके अलावा और क्या प्रोटेक्शन होती है वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो था हार्ड कवरिंग। उसके अलावा इनकी खुद की भी कुछ लेयर्स होती है, इनमें कुछ फ्लूइड्स होते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए, राइट। तो वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। तो प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो मेनली प्रोटेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनके पास स्कल, क्रेनियम है इन केस ऑफ ब्रेन, और इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या है इसके पास, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम ने, राइट, जो भी हमने देखा। वैसी प्रोटेक्शन के लिए इनके पास कुछ सॉफ्ट लेयर्स भी होती है, कुछ लेयर्स भी होती हैं मेनिंजेस, और ये दोनों में, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, ब्रेन में भी होता है। तो मेनिंजेस मतलब होता है कवरिंग, इनकी लेयर्स होती हैं जो अभी हम देखने वाले हैं काफी डिटेल में। और प्लस इसमें एक फ्लूइड भरा होता है प्रोटेक्शन के लिए, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो दोनों में होता है, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में।
तो मतलब ये तीन प्रोटेक्शन हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के पास भी और ब्रेन के पास भी, राइट। तो बच्चा नाउ जो ब्रेन का एवरेज वेट होता है दैट इज 1.3 टू 1 मतलब 1.5 किलो के आसपास हमारा ब्रेन का वेट होता है और वॉल्यूम जो होता है वो दैट इज 150 सीसी सो दैट इज द क्रेनियल कैपेसिटी जो हमारी कैपेसिटी होती है वो होती है 1450 सीसी। तो ये हमारी कैपेसिटी है दिमाग की क्रेनियम की, राइट। उसके अलावा मैंने कहा और क्या प्रोटेक्शन है अपार्ट फ्रॉम स्कल बोन अपार्ट फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ हैव द मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या है प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में होती है ये, ठीक है। तो बच्चा ये स्कल है और स्कल के जस्ट नीचे जो एकदम इसके साथ होती है इसे कवर एक क्या बोलते हैं चादर जैसा होता है ब्लैंकेट जैसा होता है वो मेनिंजेस है। तो तीन मेनिंजेस की लेयर होती है आउटर मेनिंजेस बोलते हैं ड्यूरा मैटो मिडल वाला मेनिंजेस होता है अराकिनॉइड मैटो और जो सबसे इनर और डेलिकेट लेयर है दैट इज पाया मैटर जो जस्ट ब्रेन के कांटेक्ट में होता है तो इट इज जस्ट इन कांटेक्ट विद ब्रेन तो ब्रेन के टच में होता है राइट। सो ये कांटेक्ट विद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के केस में ये स्पाइनल कॉर्ड के डायरेक्ट कंट्रोल में होगा डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। So these three are meninges which is present in the brain as well as spinal cord की outer coverings है protective coverings है। तो ड्यूरा मैटर की बात करें तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस जो कि बोन ऑफ द स्कल के और स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। इट इज वेरी थिक टफ एंड इनएक्सटेंसिबल तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि काफी टफ लेयर होती है राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है काफी टफ होती है फाइब्रस होती है ना। तो ये है ड्यूरा मैटर। वहीं अब अगर हम अराकिनॉइड मैटर की बात करेंगे तो ये मिडल लेयर है जो कि ऑब्वियसली ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में प्रेजेंट है और यहाँ पे जो है वो सेरेब्रोस स्पाइनल फ्लूइड भी भरा होता है इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर ब्रेन पार्ट में स्पेसेस होते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में उन सब में सीएसएफ भरा होता है ठीक है। तो जो ऑब्वियसली क्या होता है कुशन की तरह काम करता है वो अभी हमने देखना भी है। फिर है पाया मैटर जो कि बहुत ज्यादा थिन और टाइटली अडहेयर टू द सरफेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो मैंने कहा ये दोनों में ही होता है तो ऑब्वियसली ये सबसे क्लोजर लेयर होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो प्रोटेक्शन दे रहा है ऑब्वियसली राइट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो मेनिंजेस क्या करता है हमारे जो भी यहाँ पे लेयर है जो भी बॉडी में जो भी यहाँ पर ब्रेन में वेसल्स हैं उसमें जो भी फ्रेमवर्क है उसको मेंटेन करके रखता है और उसके साथ साथ मेनिंजेस में जो है वो कुछ सीएसएफ भी भरा होता है बीच बीच में मेनिंजेस के स्पेसेस में सीएसएफ भी भरा होता है जो कि डैमेज को मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेंगे तो मैकेनिकल डैमेज को प्रिवेंट करेंगे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेंगे ये आपको याद रखना है ठीक है। तो ये फंक्शन है सीएसएफ का और यहाँ पे मेनली अराकिनॉइड और पाया मैटर के बीच में इन दो लेयर के बीच में ये प्रेजेंट होता है खूब सारा सीएसएफ जैसा कि अभी हमने देखा भी था। तो सीएसएफ का काम होता है ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मतलब यहाँ पे नरिशमेंट हो गया एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया रेस्पिरेशन हो गया तो ये सब मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई तो इन सबको एक्सचेंज करवाएगा और उसके अलावा शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में। तो ये कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं कुछ प्रोटेक्शन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो आपको याद रखनी है ठीक है। तो बच्चा आई एम श्योर दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन सबको क्लियर हो गया। तीन प्रोटेक्शन है कौन कौन सी मेनिंजेस है उसमें सीएसएफ है और ऑब्वियसली उसके बोनी पार्ट्स हैं दैट इज क्रेनियम इन केस ऑफ ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दैट्स ऑल ठीक है। तो दिस इज द समरी सो फार वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट पार्ट अब हम ब्रेन को काफी डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं एक फोर ब्रेन दूसरा मिड ब्रेन एंड तीसरा सबसे पोस्टीरियर पार्ट दैट इज द हाइंड ब्रेन। तीन पार्ट्स हैं इसमें ठीक है और सारे पार्ट में मल्टीपल रीजन्स होते हैं तो मल्टीपल पार्ट्स में ये डिवाइडेड हैं जो हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे ठीक है। सो
let's start with the first part of the brain, that is the forebrain, जिसको प्रोजेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, दैट वी विल बी सी। क्यों होता है लार्जेस्ट, कौन सा पार्ट है इसमें, इसके भी डिवीजन में कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन के मेजरली यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं मेजरली, जो हमें इस लेवल पर पढ़ने है ना। तो सेरेब्रम, सेरेब्रम जो आपको जितना भी ऐसे कॉइड पार्ट दिख रहा है ये सारा सेरेब्रम है। उसके बाद थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, तो ये 3 पार्ट है हमारे फोर ब्रेन के। तो सबसे पहला ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम, फोर ब्रेन का पार्ट सेरेब्रम, उसका फंक्शन बताऊंगी, देन वी विल मूव टू थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पार्ट। तो बच्चा देखो, सेरेब्रम की अगर बात करेंगे तो सेरेब्रम के दो, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और सबसे पहली बात, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट बिकॉज उसमें सेरेब्रम बहुत ज्यादा पार्ट कवर करता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन यही कवर करता है, दैट इज द सेरेब्रम। दूसरा, यहां पे अगर हम देखेंगे तो इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा कॉइल्स होती हैं इसमें, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एज वी कैन सी। और इसके 2 हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर है, और इन दोनों हेमिस्फीयर को, ये काफी हाईली कॉइल्ड होते हैं जैसे मैंने लिखा भी हुआ है ना। दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पूरा नर्व्स का एक गुच्छा होता है, कनेक्शन ऑफ द नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। सो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, लेफ्ट राइट को कनेक्ट करके रखता है पूरा का पूरा एक नर्व ट्रैक्ट फाइबर, मतलब पूरा गुच्छा होता है नर्व का, वो कनेक्ट करके रखेगा हमारे दोनों लेफ्ट एंड द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, राइट। एंड बच्चा यहाँ पे दैट इज द कॉर्पस कैलोसम, जो सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, मैमल ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल ब्रेन, तो ये सिर्फ मैमल्स के सेरेब्रम में प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है, विच कनेक्ट लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम, राइट। ब्रेन काफी रिंकल्ड है, काफी फोल्ड्स हैं सेरेब्रम में, स्पेशली काफी फोल्ड्स हैं इसमें। और यहाँ पे जब हम फोल्ड्स देखेंगे ना बच्चा, तो हमें पता है कि ये जो फोल्ड है, ये जो ग्रूव्स जो फोल्ड है, इनको बेसिकली ग्रूव्स बोलते हैं, राइट। और ये ग्रूव्स में भी यहाँ पे 2 तरह के ग्रूव्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे जो अपर फोल्ड है, ये जो है दैट इज गायरस, गायरस मतलब एक फोल्ड, ऐसे बहुत सारे फोल्ड है, प्लूरल टर्म गायरी यूज करते हैं। और वहीं ये जो इन्वेजिनेशन इनर फोल्ड आपको दिख रहा है, डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज दी सल्कस। तो एक को सल्कस और बहुत सारे को सल्काई बोलेंगे, तो दे हैव रिटन द ग्रूव्स नेम। तो जो यहाँ पर अपवर्ड फोल्ड है, ऐसे रिज है, दैट इज द गायरस, और जो डाउनवर्ड लाइक ग्रूव है, दैट इज द सल्कस, राइट। तो यहाँ पे जो फोर ब्रेन है, ये सेरेब्रम है, उसमें ये इस टाइप का आपको प्रोजेक्शंस दिखेंगे। तो ये एक्चुअल व्यू है हमारे ब्रेन का। नाउ यू कैन सी कितना डेलिकेट है, इसको इवन बटर जो नाइफ होती है ना, जो शार्प भी नहीं होती, उससे भी कट कर सकते हैं इजीली। तो सोच सकते हो आप कितना सॉफ्ट होता है हमारा ब्रेन। उसके बाद सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट होता है, राइट, आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज ग्रेइश इन कलर। अब ये ग्रेइश कलर का क्यों होता है? सिंपल बात है, क्योंकि इसके आउटर पार्ट में, और इसको लाइक कॉर्टेक्स रीजन भी बोलते हैं, आउटर कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट है, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। सो आउटर ग्रेश पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स पार्ट ग्रे कलर का होता है। क्यों? इसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी और डेंड्राइट प्रेजेंट है। और हमें पता है यार, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन्स हैव निजल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है? निजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है, निजल्स ग्रैन्यूल्स। और हमें पता है निजल ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम। तो निजल्स ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं होते, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर ही निजल ग्रैन्यूल्स है, जो कि इस लेयर को ग्रेश बनाता है, क्योंकि यहाँ पे
डेंड्राइट एंड द सेल बॉडी में ये प्रेजेंट होता है निजल ग्रैन्यूल्स एंड ऑब्वियसली इट प्रोवाइड द ग्रेइश कलर टू द आउटर रीजन ऑफ द सेरेब्रम। तो इसको बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स रीजन, ग्रे मैटर भी बोलते हैं। और वहीं अगर इनर पार्ट सेरेब्रम का देखेंगे तो उसमें पूरा एक्सॉन विद माइलिनेटेड शीथ होता है। तो जब अंदर पार्ट में माइलिन शीथ है विच इज व्हाइटिश इन कलर, तो इसके वजह से, इस माइलिन शीथ की वजह से और एक्सॉन प्रेजेंट है इनर मैटर में, तो अंदर वाला पार्ट व्हाइट होता है। तो इनर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और यहां पर अगर हम स्पेसिफिकली सेरेब्रम की बात कर रहे हैं तो इट इज व्हाइटिश इन कलर, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें एक्सॉन है and axon have the myelin sheath which is white in color, so inner portion of the cerebrum is white in color. So outer gray matter है cerebrum का और inner white matter है। That's all, you have to remember this much about the cerebrum। अब देखो कितना प्यारा ट्रांसफर सेक्शन दिखा रखा है, बाहर ग्रे कलर का, अंदर व्हाइट कलर का। अब आप इजीली रीजन बता सकते हैं कि अंदर ग्रे क्यों है, और सॉरी बाहर ग्रे क्यों है और अंदर व्हाइट मैटर क्यों है। डन एंड डस्टेड, राइट। तो इतना ही है फोर ब्रेन का जो आपको स्ट्रक्चर वाइज याद रखना है। उसके अलावा फोर ब्रेन का जो ईच हेमिस्फीयर है ना, एक एक हेमिस्फीयर, तो ईच हेमिस्फीयर हैव सर्टेन लोब्स। जैसे उसके पास फ्रंटल लोब होगा यहाँ पे फ्रंट साइड में, पैराइटल लोब होगा इस साइड में, उसके बाद टेम्पोरल लोब होगा कान के पास, और ऑक्सीपिटल होगा बैक साइड में। तो मतलब ईच ऑफ दी सेरेब्रम, तो हर एक लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हैव दीज लोब्स। तो मतलब ये लोब्स पेयर्ड है, फ्रंटल लोब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, तो मतलब ये पेयर्ड लोब्स होती है। तो ऑब्वियसली सेरेब्रम की अगर बात करेंगे तो सेरेब्रम हैव दीज लोब्स इन ईच हेमिस्फीयर। उसके दोनों हेमिस्फीयर में यहाँ पे ये लोब्स प्रेजेंट होती है, और इन लोब्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्रंटल लोब है, उसका क्या फंक्शन है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कौन से लोब है, पैराइटल लोब है, उसका क्या फंक्शन है। तो हर किसी का अलग फंक्शन होता है। तो फ्रंटल लोब की अगर बात करेंगे बच्चा, तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू, जो फ्रंटल लोब होता है ये बेसिकली ना हमारी इंटेलिजेंस से, विल पावर, डिसीजन मेकिंग, तो मतलब सेरेब्रम के पास ये सारी पावर होती है। विल पावर हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो फ्रंटल पार्ट कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे जो ब्रेन के प्रेजेंट होगा, फ्रंट पार्ट में जो प्रेजेंट होगा, राइट। जितनी भी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होती है, इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, राइट। तो जहां भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सोचना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना। और जितनी भी मतलब डिसीजन मेकिंग हो गया, पर्सनालिटी हो गई हमारी, रीजनिंग हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, तो ये सारा का सारा अब आप देख सकते हो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरेब्रम पार्ट। जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे हमारा, इवन इमोशन से रिलेटेड चीजें भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं फ्रंटल लोब में। तो ये सेरेब्रम का पार्ट है। अगर वहीं पैराइटल लोब की बात करेंगे तो बच्चा पैराइटल लोब इज बेसिकली, अब इसका फंक्शन क्या है। तो पैराइटल लोब में बेसिकली जैसे परसेप्शन ऑफ टच, कोई हमें टच कर रहा है तो हमें फील हो रहा है, बिकॉज वो पैराइटल लोब के पास सिग्नल जाएगा। पेन होगा, कोल्ड फील होगा, हॉट हीट हॉट फील हो रहा है, तो वो सब का सब पैराइटल लोब ही यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होता है उस चीज को, राइट, या फिर इंटरप्रेट कर रहा होता है। नेक्स्ट जो लोब है दैट इज द टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब हमारे कान के पास वाली लोब होती है, इधर एक इधर होगा, पेयर्ड है क्योंकि एक वन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे टेम्पोरल लोब जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड करेगा, क्योंकि हमारे कान के पास है, इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड। तो साउंड जो भी हमने सुना, अब वो तुम्हें बताएगा कि अरे ये तो वो वाला गाना चल रहा है तुम्हारा फेवरेट गाना, तो साउंड को इंटरप्रिटेशन करके हमें हमारा ब्रेन बताएगा। उसके अलावा कोई कुछ बोल रहा है, हम उसको समझ रहे हैं, कोई इसके लैंग्वेज को हम समझ रहे हैं, लॉन्ग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इवन स्मेल को भी यहीं पर एनालाइज करा जाता है, और मेमोरी से रिलेटेड चीजें भी यहीं स्टोर होती हैं। ठीक है, तो ये है टेम्पोरल लोब के बारे में। और लास्ट बचा ऑक्सीपिटल लोब, जो कि बैक साइड पर होगा। तो दैट इज सेरेब्रम के बैक साइड पर, और ऑक्सीपिटल लोब्स
तो इसका फंक्शन क्या है? तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारी आंखों से और जितनी भी विजुअल इंफॉर्मेशन है उनको इंटरप्रेट करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ विजन, चाहे वो कलर विजन हो, शेप, साइज, कुछ भी, इमेज का, आई से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब यही इंटरप्रेट होती है। तो सेरेब्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इवन हम जो चल रहे हैं तो वो हमारी मूवमेंट को इनिशिएट करने का काम भी इसी का ही होता है, राइट? तो वॉलेंट्री मूवमेंट जो होती है उसको इनिशिएट करना, तो जो भी हम चल रहे हैं उसको इनिशिएट करवाना इसी का काम है। बाकी बैलेंस वैलेंस तो दूसरे पार्ट करते हैं, बट इनिशिएट यही करवाता है। तो ये सारा सेरेब्रम का फंक्शन है, सेरेब्रम यही कंप्लीट होता है, right? So cerebrum is all about this part, right? That you have to remember, all about processing, thinking, intelligence, reasoning, सब यही है फोर ब्रेन के पास। इवन उसके अलावा यहाँ पे वॉलेंट्री मसल की मूवमेंट को भी इनिशिएट करवाता है, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। नेक्स्ट है थैलेमस। तो बच्चा थैलेमस जो है फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है, और इसको हम देख रहे हैं कि सेरेब्रम पूरा इसको कवर करके रखता है। तो देख रहे हो पूरा कवर्ड पार्ट है, सेरेब्रम रैप कर रहा है इसको, पूरे थैलेमस को। और ये सबसे मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। सेंसरी सिग्नल जो आ रहा है, मतलब बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल आ रहा है, और यहाँ पे ब्रेन से, और एनालाइज करने के बाद ब्रेन से और बॉडी तक जो सिग्नल जाएगा उन सब को कोऑर्डिनेट यहीं पर किया जाता है। तो मतलब ये एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है, जहां पे आकर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल दोनों कनेक्ट होते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, राइट? तो इसको बस, इसका यही काम है, रिले स्टेशन की तरह काम करेगा, इतना आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द थैलेमस। और थैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है हाइपो। हाइपो मींस बिलो थैलेमस। थैलेमस के नीचे जो पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस, जो कि थर्ड पार्ट है फोर ब्रेन का। तो हाइपोथैलेमस जो होता है बच्चा, हाइपो मींस होता है बिलो, थैलेमस थैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, जैसा हम देख भी पा रहे हैं, है ना? अब हाइपोथैलेमस के चार फंक्शन आपको दिमाग में बिठा लेने हैं। अर्ज ऑफ थर्स्ट, हमें प्यास लगती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, अर्ज ऑफ हंगर, है ना, पेट में एकदम चूहे कूदने लग जाते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। एंड जितने भी इमोशनल सेक्सुअल बिहेवियर वगैरह होता है, इमोशनल रिएक्शन होते हैं, वो सब रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? अर्ज ऑफ थर्स्ट, अर्ज ऑफ हंगर, बॉडी टेम्परेचर, सेक्सुअल डिजायर। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके अलावा हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट तो है, लेकिन साथ में ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, जो अभी हम देखेंगे, ये जो हमने ऑलरेडी देख लिया है हार्मोनल रेगुलेशन में, राइट? तो मतलब ये ब्रेन का तो पार्ट है, उसके अलावा ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। तो मतलब ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट हार्मोन which control the function of पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मतलब इसके जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रेगुलेट करता है कि कब बंद होना है उसका निकलना, कब यहाँ पर उसको निकालने हैं अपने हार्मोन। सो पिट्यूटरी हार्मोन मास्टर ग्लैंड है, लेकिन उसको भी जो कंट्रोल कर रहा है, उसके फंक्शन को भी जो कंट्रोल कर रहा है वो हाइपोथैलेमस है। तो मतलब ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। तो ये दोनों का पार्ट है, इट्स द पार्ट ऑफ, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो मतलब आप कहेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या होता है बच्चा? इट्स अ कनेक्टिंग लिंक, दोनों का कनेक्टिंग लिंक है, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो मतलब दोनों के दोनों सिस्टम साथ में मिलकर बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन लाते हैं। तो ऑब्वियसली ये इसका पार्ट है, ठीक है? नेक्स्ट फोर ब्रेन डन। अब है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में इतना कुछ याद करने का है नहीं, फोर ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है मिड ब्रेन, ऑल्सो नोन एज मीजन सिफिलॉन। मीजन मतलब मिड, सिफिलॉन मीन्स ब्रेन का पार्ट, सिफेलो सिफेलॉन इज रिलेटेड टू ब्रेन, है ना? तो मिड पार्ट है। अब यहाँ पे जो है ये एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। रिले स्टेशन मतलब जो भी मोटर सिग्नल या फिर जो भी सिग्नल आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेंसरी सिग्नल आ रहे हैं, उनको कनेक्ट करने का काम होता है।
उसके अलावा फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन को ये कनेक्ट करेगा, दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए ये फोर ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन है, तो दोनों के बीच में प्रेजेंट है, तो दोनों को कनेक्ट करेगा, ब्रिज की तरह काम करेगा, तो हाइंड ब्रेन के सिग्नल फोर ब्रेन तक ले जाएगा और सो ऑन, ऐसे काम करता है, राइट। उसके बाद मिड ब्रेन जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे आई रिफ्लेक्सेस एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। तो आई रिफ्लेक्स मतलब कोई एकदम ऐसे मारा या लाइट चमका रहा है तो हम एकदम से आंखें बंद करेंगे, तो मतलब यहाँ पर ये आई रिफ्लेक्सेस एंड हियरिंग, कोई चिल्ला के गया कान में तो उस रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। तो मतलब विजुअल रिफ्लेक्स एंड हियरिंग रिफ्लेक्स, तो कान पे कोई चिल्ला के गया तो हमारा एकदम रिएक्शन आता है, राइट। तो इन रिफ्लेक्सेस को ये काम, इन रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, दो फंक्शन कि यहाँ पे मिड ब्रेन और सॉरी फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन को बीच में ब्रिज की तरह काम करेगा, दूसरा विजुअल रिफ्लेक्स हियरिंग रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा। तो विजुअल रिफ्लेक्स मतलब कोई एकदम ऐसे मार रहा में पंच तो वी विल रिएक्ट, एकदम से लाइट आई तो हम रिएक्ट करेंगे, तो एकदम से चिल्लाए तो रिएक्ट करेंगे, सडन रिएक्शन होगा बिना सोचे। तो दैट इज दी टू रिफ्लेक्सेस जो कि कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, हाइंड ब्रेन है, तो जिसको रोम्बोसिफिलॉन भी बोलते हैं। तो बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट रोम्बोसिफिलॉन तो हमें पता है यार ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ये पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दैट इज सेरेब्रम, उसी के जस्ट सामने पॉन्स, और सबसे पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज मिड्यूला, और मिड्यूला फिर स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। तो एक चीज तो क्लियर हुई कि यहाँ पे मिड ब्रेन है, इस साइड मिड ब्रेन रीजन है, और ये पॉन्स से मिड्यूला है। तो मिड ब्रेन पॉन्स एंड मिड्यूला जाकर स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मिड्यूला तीनों एक ही लाइन में प्रेजेंट है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों को साथ में ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ब्रेन स्टेम क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, विच वी कैन सी इन दी डायग्राम, राइट। फंक्शन देखेंगे हाइंड ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला पार्ट सेरेबेलम की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि सेरेब्रम, सेरेब्रम हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है एंड सेरेबेलम हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ऑल्सो नोन एज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रम, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, एंड इसको लिटिल सेरेब्रम भी बोलते हैं, छोटा सेरेब्रम। क्यों बोलते हैं छोटा सेरेब्रम, बिकॉज ये भी बहुत हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड, एकदम सेरेब्रम जैसा बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है इसमें, और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट भी है ब्रेन का। तो सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है, सिंपल, ये मेंटेन करेगा हमारी, मेंटेन बॉडी पोस्चर, जैसे हम सीधे खड़े हैं, चल रहे हैं, और इक्विलिब्रियम, सीधी लाइन में चल रहे हैं, तो दैट इज मेंटेन्ड बाय सेरेबेलम पार्ट, ठीक है। तो जैसे हम लिख रहे हैं, पेंसिल को लिखा तो हमने एक लाइक अच्छे से इसको मेंटेन किया, इसका इक्विलिब्रियम, फिर हम लिख रहे हैं कि किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं, है ना। साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिलिंग के लिए भी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैलेंस चाहिए होता है। तो बॉडी बैलेंस का, बॉडी मेंटेन बॉडी पोस्चर इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस भी करता है बॉडी को, राइट। बॉडी बैलेंसिंग में इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम मींस बैलेंसिंग में मदद करता है। तो हम चलना शुरू कर रहे हैं, दैट इज इनिशिएटेड बाय द सेरेब्रम, लेकिन हम एक सीधी लाइन में अपनी बॉडी का पोस्चर बैलेंस मेंटेन करके चल रहे, वो सारा काम सेरेबेलम का है। तो बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी पोस्चर, सब सेरेबेलम का, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स ऑल। उसके अलावा मिड्यूला रीजन, आंखें बंद करके जितने इनवॉलेंट्री फंक्शन बचे हैं ना, जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन बचे हैं, वो सारे के सारे मिड्यूला ही कंट्रोल करता है। जैसे सलाइवा सिक्रीशन, वॉमिटिंग करना, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंटर इसके पास है। तो अगर मिड्यूला किसी तरह डैमेज हो जाए तो इंसान की मौत हो जाती है।
तो जब क्या बोलते हैं वो फांसी की सजा दी जाती है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक्चुअली ये जो वर्टिब्रे का एक उठा हुआ पार्ट होता है वो जाके मिड्यूला को हिट करता है। तो मतलब ऐसे ही कुछ फांसी के फंदे में चढ़ाते हैं कि वो मिड्यूला जाकर वो वर्टिब्रे के बोन्स जाकर मिड्यूला को हिट करे। जैसे मिड्यूला को हिट करेंगे वैसे सडन डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने वॉलेंट्री फंक्शन इनवॉलेंट्री फंक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंपॉर्टेंट है, वो सब मिड्यूला कंट्रोल करता है। इवन जैसे कि हमें कफ हो रहा है तो वो भी, स्नीजिंग है ना, तो ये सब चीजें, स्वेलोइंग, तो मतलब ये सारी की सारी चीजें जितनी भी आपको याद आ रही हैं वो सारी इसके कंट्रोल में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसके थ्रू हमारा खाना नीचे जाएगा पाइप से, है ना, स्टमक में, तो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो जितना भी याद आ रहा है वो सब इसी के पास ही कंट्रोल है। तो जितने इनवॉलेंट्री फंक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सब इसके पास है, सारे सेंटर इसके पास है ना। अमेजिंग। मिड्यूला, तो मिड्यूला याद करना भी मुश्किल नहीं है। सेरेबेलम का मैंने पहले ही बात किया, बॉडी बैलेंस और उसको काफी प्रिसाइज रखता है, प्रिसीजन ऑफ द वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन को इनिशिएट कौन करता है? सेरेब्रम। और उसको प्रिसाइज रखना, बैलेंस करके रखना, वो सब काम सेरेबेलम का है। कोई डांस कर रहा है तो एक पर्टिकुलर अगर आप अंधेरा भी कर दोगे तो भी जिम्नास्ट वाले बहुत सही जिम्नास्ट करेंगे, राइट। तो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनका सेरेबेलम काफी अच्छे से उनको मेंटेन करने में मदद करेगा चीजों को, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी लाइक हमें जहाँ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बचपन में हमने जो चीजें सीखी होती है बाद में जाके वो इनवॉलेंट्री हो जाती हैं। जैसे हमने लिखना सीखा तो अब हम सोचते हैं, अब हम फटाफट लिख लेते हैं सारी चीजें। बचपन में बोलना सीखा है लेकिन हम फटाफट बोल लेते हैं सारी चीजें, तो उसमें एक तरह का बैलेंस ही तो चाहिए। तो वो बैलेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेरेबेलम। तो मतलब जो बचपन में सीखी हुई चीजें हैं अब वो इनवॉलेंट्री, इनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में आ गई है, तो वो सब कंट्रोल करता है सेरेबेलम। दैट्स ऑल। तो ये आपको याद रखना है सेरेबेलम का फंक्शन। और पॉन्स का, तो पॉन्स जो है वो रिले सेंटर की तरह काम करेगा। एंड यू नो व्हाट इज रिले सेंटर? जो भी लाइक मोटर सिग्नल और सेंसरी सिग्नल है उनको यहाँ पे कनेक्ट करेगा, उनको कोऑर्डिनेट करेगा। और उसके अलावा ये जो है रेस्पिरेटरी सेंटर की तरह काम करेगा। इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, अकेले नहीं, मिड्यूला के साथ। तो मतलब ये भी काम अकेला नहीं कर रहा है, मिड्यूला के साथ कर रहा है। तो इसका एज सच कोई इतना मेजर रोल नहीं है, लेकिन हाँ रेस्पिरेशन में है काफी, राइट। तो रेस्पिरेशन में मिड्यूला के साथ ये रेस्पिरेशन को हमारी कंट्रोल कर रहा होता है, प्लस रिले सेंटर है। तो ये पॉन्स का फंक्शन है। तो दैट्स ऑल। ये सारे ब्रेन के पार्ट आपको याद रखने हैं। एंड ये है यहाँ पे पार्ट ऑफ ब्रेन। तो क्रेनियम उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्रेनियम के नीचे यहाँ पे 3 मेनिंजेस होती हैं जो हमने पढ़ी। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा सीएसएफ वगैरह भी भरा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होगा इसमें। प्रोटेक्शन है, ये सब तीनों प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन हमने देखा सबसे पहले। उसके बाद ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरेब्रम, सॉरी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जैसा हमें दिख रहा है। तो सेरेब्रम हमने देखा हाईली कॉइल्ड पार्ट है यार, आउटर पार्ट ग्रे और इनर व्हाइट मैटर होता है। क्यों? वो भी हमने देख लिया। और सेरेब्रम रिलेटेड टू रीजनिंग, वॉलंटरी एक्शन को इनिशिएट करना, उसके बाद इंटेलिजेंस, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, पर्सनालिटी, इमोशंस, तो मतलब मेजर जो थिंकिंग विंकिंग की बातें हैं वो सब सेरेब्रम के पास है। उसके बाद यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस हमने देखा। तो थैलेमस तो रिलीज स्टेशन है। हाइपोथैलेमस के पास 4, दैट इज अर्ज ऑफ हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, सेक्सुअल डिजायर एंड सम इमोशन से रिलेटेड चीजें कंट्रोल करता है। प्लस दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट हमने हाइंड ब्रेन देखा, सॉरी मिड ब्रेन देखा। तो मिड ब्रेन विजुअल एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। पॉन्स देखा, तो पॉन्स में मैंने कहा रिले स्टेशन की तरह काम करेगा। और दूसरा यहाँ पे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, अकेले नहीं, मिड्यूला के साथ। और मिड्यूला आंखें बंद करके जितने इनवॉलेंट्री फंक्शन अब बचे हैं, कार्डियक, हार्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, सब के सब मिड्यूला के पास है। स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, है ना। एंड सेरेबेलम बॉडी पे पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन, है ना। आसान सब कुछ याद करना। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड, सो विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो बच्चा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, वी नो दैट इट विल कंटिन्यू विद द मेड्यूला एंड एंड होता है हमारे लाइक
एंड तक, राइट। तो एंड तक ये जाता है बेसिकली, आपको ये चीज याद रखना है। तो मतलब ये वर्टिब्रे में कंटिन्यू करता है। वैसे तो ये लंबार में ही खत्म हो जाता है, बट इसका कुछ पार्ट होता है, जैसे मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस इसके एकदम टेल रीजन तक जाती है। तो मेनिंजेस इसके एकदम टेल रीजन तक जाती है। तो मतलब ये काफी, ये पूरा रन करता है अलोंग दी वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम इसको क्या करता है, ऑब्वियसली कवर करता है। तो मेड्यूला से शुरू होगा, लंबार रीजन में खत्म होगा। तो बच्चा यू कैन सी वर्टिब्रल कॉलम का सर्विकल पार्ट होता है नेक वाला, थोरैसिक हमारी चेस्ट रीजन में, लंबार हमारी टेल रीजन में, राइट, बैक रीजन में, सैक्रम, कॉकेक्स, सो सैक्रम जस्ट हमारे बैक के नीचे, और कॉकेक्स टेल रीजन होता है। तो ये लंबार तक यहाँ पे रन करता है, इतना लंबा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑब्वियसली इट्स सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल हॉलो, हॉलो मतलब अंदर से इसमें कैविटी होती है, और काफी सिलिंड्रिकल हॉलो लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्रॉम मेड्यूला टू दी लंबार रीजन तक रन करेगा। ठीक है, और इसकी कवरिंग हमें पता है कि भाई इसको कवर कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम, सीएसएफ भी होता है प्रोटेक्शन के लिए, मेनिंजेस भी होती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पे, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे ट्रांसफर सेक्शन करें, तो उसके बीच में एक, मैंने कहा कि हॉलो ट्यूब है, तो मतलब ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बीच में एक ट्यूब है इसकी। तो दैट ट्यूब इज नोन एज सेंट्रल केनाल, जिसमें कि ऑब्वियसली सीएसएफ फ्लूइड करता है, फिल होता है। और हमें पता है सीएसएफ का फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नरिशमेंट को एक्सचेंज करना, उसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना, राइट। अब इसमें बाहर की तरफ आउटर व्हाइट मैटर है और इनर ग्रे मैटर है, विच इज जस्ट अपोजिट टू सेरेब्रम। सेरेब्रम में क्या होता था, बाहर ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर, लेकिन यहाँ पे बाहर व्हाइट मैटर है, अंदर ग्रे मैटर है। तो देख रहे हो आप, ग्रे मैटर बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, राइट। तो ये ग्रे मैटर है इसका। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे दिस इज दी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ऐसा दिखता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और ये मैटर जस्ट अपोजिट टू सेरेब्रम के जस्ट अपोजिट वाला अरेंजमेंट है इसमें। नेक्स्ट, और पता है ये जो उल्टा अरेंजमेंट है ना, जस्ट अपोजिट टू सेरेब्रम, जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला अरेंजमेंट अपोजिट टू सेरेब्रम, यही वाला अरेंजमेंट ना, सेरेब्रम, यही वाला अरेंजमेंट हमारे मिड्यूला में भी दिखता है। तो मिड्यूला इन स्पाइनल कॉर्ड में आउटर व्हाइट एंड इनर ग्रे मैटर होता है। तो सेम यही अरेंजमेंट मिड्यूला में भी होता है, ब्रेन के मिड्यूला में, और स्पाइनल कॉर्ड में तो बाहर व्हाइट और इनर ग्रे है ही, और सेरेब्रम के जस्ट अपोजिट है ये। तो मिड्यूला इन स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा अरेंजमेंट होता है, राइट। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, तो हमें पता है यार, स्पाइनल कॉर्ड से खूब सारी नर्व्स निकलती हैं, विच इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो हमारे जो भी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ब्रेन, मसल, लिम्स का, तो वो स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे बेसिकली लोअर पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो लोअर पार्ट में जो हमारी लिम्स वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करता है, प्लस रिफ्लेक्स एक्शन को भी ये कंट्रोल करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जितने भी सडन एक्शन होते हैं जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता, जिसमें ब्रेन का लाइक सोचने वाला पार्ट नहीं इन्वॉल्व करना है, एकदम एक्शन लेना है। तो मैक्सिमम बॉडी में जो एक्शन होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, वो स्पाइनल रिफ्लेक्स ही होता है। स्पाइनल मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड ही संभाल रहा होता है। तो वैसे तो रिफ्लेक्सेस दो टाइप के हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स और क्रेनियल। क्रेनियल मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन से पास होकर ब्रेन उसको मेंटेन करता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। तो जो मैक्सिमम रिफ्लेक्सेस होते हैं ना बच्चा, जितने भी सडन रिएक्शन जिसमें सोचना नहीं पड़ता, और ये रिफ्लेक्सेस होते क्यों हैं, इनवॉलेंट्री सडन एकदम ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें कॉन्शियस थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, हमें डेंजरस सिचुएशन से बचाने के लिए। ठीक है, तो पता चले ऐसे गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, सोच रहे हैं हटाऊं या नहीं हटाऊं, तब तक हाथ जल गया। तो इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में बचाने के लिए वी आर हैविंग रिफ्लेक्स एक्शंस। तो रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस मतलब स्पाइनल कॉर्ड से सारे नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगी, और ब्रेन जो है वो बेसिकली नेक से ऊपर जितने रिफ्लेक्सेस है, जैसे हमारी आंखें बंद होना, एकदम कान में कोई चिल्लाया तो एकदम ऐसे सलाइवेशन वगैरह हो गया, तो ये जितनी रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्रेन की है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे नेक से ऊपर जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सब क्रेनियल रिफ्लेक्स हैं, जैसा आप देख भी सकते हैं। प्यूपिल डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, ब्रीथिंग, मतलब देखो नेक से ऊपर जितने रिफ्लेक्सेस अगर हैं वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, और नेक से नीचे जितने रिफ्लेक्सेस हैं वो सब स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। जैसे नी जर्क हो गया, नी जर्क मतलब ऐसे नी में अगर मारा या नी में ऐसे अगर लगी
तो एकदम से आप पैर हटा दोगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे एकदम हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो एकदम से आपने हाथ हटा दिया, तो ये सब स्पाइनल रिफ्लेक्स है गर्दन के नीचे वाले। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, इमीडिएट, इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो स्टिमुलस जैसे ही आया वैसे हम इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जहां पे कॉन्शियस थिंकिंग नहीं होती, हमें सोचना नहीं है एक्शन लेने से पहले। जब हो जाता है एक्शन तब समझ में आता है अरे मर जाते अभी तो, है ना। तो ये डेंजरस सिचुएशन से बचाने के लिए। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन है, देख लो सारे के सारे, ठीक है। तो जैसे एकदम लाइट पड़ी, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे आपने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, एकदम हटा दिया हाथ। अब एकदम से सडन अपीयरेंस, ऑब्जेक्ट, प्लेस, पीपल, लोगों से डर जाते हो, तो दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शन है हमारा। खाने को देखकर मुंह में सलाइवा निकल जाना, वो भी एकदम इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस हैं। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कैसे जाता है, तो सबसे पहले स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस कोई भी फैक्टर हो सकता है, एनी फैक्टर, एनी केमिकल, कोई भी चेंजेस जो हमारे एनवायरमेंट में हो रहे हैं, एनी चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन अवर एनवायरमेंट। जैसे आपको कोई लाइक पंच मारने आ रहा है ऐसे, तो पंच इज अ स्टिमुलस एंड आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो, दैट इज योर एक्शन, राइट। तो स्टिमुलस कोई भी फैक्टर, कोई भी केमिकल, जो भी चेंजेस बाहर चल रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में एक रिएक्शन लेकर आएगा, दैट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिसीव कौन करेगा, हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, हमारे सेंस ऑर्गन। गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारी स्किन में रिसेप्टर है, तो हमारे जितने सेंस ऑर्गन है उनके पास रिसेप्टर हैं जो उसको रिसीव करेंगे। तो ये क्या करते हैं, रिसीव स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। और फिर सेंसरी न्यूरॉन जो कि सिग्नल लेकर जाएगा रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाएगा, इसको एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो जो सिग्नल लेकर जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर में एनालिसिस विनालिसिस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन जो है वो फिर बीच में कुछ क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग न्यूरॉन होते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन होते हैं, उनके साथ कनेक्ट करेगा और जहां पे एनालिसिस वगैरह होगी, और फिर फाइनली वो मोटर न्यूरॉन से निकलेगा। तो ये जो इंटरमीडिएट एसोसिएटरी न्यूरॉन होते हैं, बीच में जो प्रेजेंट न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे सेंसरी न्यूरॉन कहेगा कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, जल्दी सिग्नल भेजो। तो अब यहाँ पे एनालिसिस वगैरह हुई और मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन के पास सिग्नल लेकर जाएगा और हमारा ऑर्गन एकदम से रिस्पॉन्स करेगा। तो इफेक्टर मतलब जो हमको रिस्पॉन्स देगा। तो जैसे आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो हॉट ऑब्जेक्ट इज द स्टिमुलस, स्किन आपका रिसेप्टर है, सेंसरी नर्व से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के पास गया ग्रे मैटर में, बीच में इंटर न्यूरॉन्स थे, इंटर न्यूरॉन मतलब बीच के न्यूरॉन्स, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच को जो कनेक्ट करते हैं। एनालिसिस वगैरह हुई ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, सिग्नल मोटर न्यूरॉन से फिर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से और इफेक्टर ऑर्गन्स के पास, और इफेक्टर ऑर्गन्स जो हैं वो फिर रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर रिस्पॉन्स क्या होगा, एकदम हाथ हटा देना, तो मसल इज द इफेक्टर जो एकदम से हाथ हटाएगी हमारा। तो ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे है। तो ये स्टिमुलस, ये पाथवे है विच इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो जो भी पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन लेगा दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। तो जिसमें होगा स्टिमुलस, सपोज कोई पिन है हमारे हाथ पे चुभी तो स्किन इज द रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन से यहाँ पर गया स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, जहां पे खूब इंटरमीडिएट और इंटर न्यूरॉन्स थे, एनालिसिस हुआ, और फिर ये इंटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाएंगे मोटर में, और मोटर फाइनली इफेक्टर सेल को, और हम एकदम से हाथ हटा देंगे। तो ये पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का, नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, राइट। अब यहाँ पर देखो, ये एक नी जॉक का इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है। तो नी जॉक भी ऐसे ही होता है। तो जैसे सपोज ये है एक नी हैमर, नी हैमर को ऐसे नी पर मारोगे, पटेला पे, नी कैप पे, तो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आएगा मसल पे, और हमारी पैर की मसल एकदम से रिस्पॉन्स करेगी। तो ये नी जर्क भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पेवलव एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो एक्चुअली हमें बताता है कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में। कंडीशन रिफ्लेक्स होता है जो हम सीखते हैं, तो जो हमें मतलब बाद में जन्म के बाद जो सीख रहे होते हैं, दैट इज कंडीशन रिफ्लेक्स। और एक होता है अनकंडीशन रिफ्लेक्स, जैसे कि दूध पीना, ब्लिंकिंग करना, है ना, ब्लड, वो क्या बोलते हैं, मदर का ब्रेस्ट सक करना,
उससे दूध पीना, तो ये हमें कोई नहीं सिखाता। ब्लिंक करना ये हमें कोई नहीं सिखाता। तो ये बचपन से हमारे अंदर है, ये एक अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है। कंडीशन मतलब कंडीशनिंग करके सिखा सिखा कर हमें कुछ चीज हमने सीख ली और अब हम इनवॉलंटरी कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने गिटार बजाना सीखा, तो गिटार बजाने में स्टार्टिंग में क्या होता है, फिंगर्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, लेकिन जैसे जैसे हम खुद को ट्रेनिंग देते रहते हैं वैसे वैसे हमारी अच्छे से फिंगर कोऑर्डिनेट कर जाती है और हमें सोचना भी नहीं पड़ता। वैसे साइकिलिंग में भी होता है। तो स्टार्टिंग में हम सीख रहे होते हैं, वॉलंटरी सीख रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों सीखने के बाद हम आराम से चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारी आंखें, हेड, हाथ, पैर सब साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो दैट इज द कंडीशन रिफ्लेक्स जो हम सीखते हैं। तो वैसे ही पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पावलोव नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम से ये एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने डॉग्स के ऊपर एक एक्वायर्ड या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स को देखा। एक्वायर्ड मतलब जो हम सीखते हैं, ठीक है, कंडीशन रिफ्लेक्स को देखा। तो इन्होंने क्या करा, डॉग को ट्रेंड किया। तो सबसे पहले डॉग ने खाना देखा और उसने सलाइवा निकालना शुरू कर दिया। अब हम इसकी कंडीशनिंग करेंगे, अब हम इसको सिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते थे, पहले घंटी बजाते थे, बेल बजाते थे और फिर इसको खाना देते थे। कुछ दिन तक हमने ऐसे ही किया। तो कुत्ता समझ गया कि घंटी बजी मतलब खाना है। तो पहले तो वो सलाइवा नहीं सिक्रीट कर रहा था, लेकिन अब उसे पता चल गया कि घंटी बजती है तो खाना मिलता है। तो अब जैसे घंटी बजा रहे हैं वैसे वो मुंह से सलाइवा निकाल रहे हैं खाना आने से पहले ही, क्योंकि उसने बेल को इमेजिन कर लिया है खाने से। अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा, घंटी बजाई, बेल बजाई, लेकिन खाना नहीं दिया। अब इसने सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन तक करते रहे। तो अब इसको पता चल गया यार बेल बजाओगे तो खाना नहीं मिलने वाला, तो अब इसने सलाइवा सिक्रीट करना भी बंद कर दिया। तो मतलब हम इस तरीके से कंडीशनड चीजों को सीख भी सकते हैं, लर्न अनलर्न दोनों कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये पावलव का एक्सपेरिमेंट था, राइट। तो मतलब ये कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में बताते हैं कि सलाइवेशन, जो डॉग सलाइवा कर रहा है रिंग, बेल रिंग करने पे, क्योंकि हमने उसको ट्रेंड किया है कि बेल मतलब खाना, तो वो सलाइवा खुद ही सिक्रीट करने लग गया। लेकिन बाद में जब हमने बेल रिंग करी, खाना नहीं दिया, तो भी वो सलाइवेशन कर रहा था कुछ दिन तक, कि उसको लग रहा था बेल बजी तो खाना मिलेगा। लेकिन फिर उसने देखा अरे बेल बजने पे तो खाना ही नहीं मिल रहा है इतने दिनों से, तो फिर उसने सलाइवा करना भी छोड़ दिया, सलाइवेशन करना ही छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम बेल के साथ मतलब हम कंडीशन कर सकते हैं, चीजों को लर्न अनलर्न कर सकते हैं, रिफ्लेक्सेस को लर्न अनलर्न कर सकते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस को, राइट। तो बच्चा सेम क्रेनियल रिफ्लेक्सेस की बात बता रहा है। तो जैसे सपोज कोई स्टिमुलस पानी है या तुम्हारी फेवरेट कोई लाइक कोई शेक है, तुम्हारी आंख रिसेप्टर ने देखा, सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन में गया, ब्रेन ने कहा ओ ये तो पानी है, मुझे तो प्यास लगी है, तो मोटर न्यूरॉन ने तुम्हारी मसल को सिग्नल दिया, तुमने उठाया वो ड्रिंक और पी लिया, ठीक है। तो मतलब ये क्रेनियल रिफ्लेक्स हैं जो गर्दन के ऊपर वाले होते हैं, राइट। और कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो कि काफी रैपिड है, इनवॉलंटरी, और मैंने कहा वो नेक से नीचे वाले रीजन्स होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये सारे के सारे क्रेनियल नर्व्स के बारे में जो हम देख चुके हैं, मैंने कहा कुछ सेंसरी होते हैं, कुछ क्रेनियल नर्व मोटर होती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको इतना डिटेल में याद नहीं करना। सो दैट्स ऑल बच्चा, थैंक्स अ लॉट, एंड आई एम श्योर कि सारे के सारे चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारी सारी चीजें करने वाले हैं। सो स्टे इन टच, सो वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग। एकलव्य बैच के बारे में सब अवेयर होंगे कि जब हम एकलव्य बैच के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग बैच। मैक्सिमम एडमिशन इससे होते हैं नीट में। तो ये बैच ऐसा नहीं है कि आप पे करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट को पास करेगा। तो बच्चा यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिस करो और स्कॉलरशिप टेस्ट दो, जिससे आप फ्री में एकलव्य बैच के पार्ट बन पाए। बेनिफिट क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पे छोटा बैच होता है, प्लस यहाँ पे स्पेशल आपको टीचर्स अटेंशन मिलती है, आपके पर्सनल टीचर, मास्टर टीचर डाउट के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, टेस्ट डिस्कशन आपके साथ होते हैं, आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड करके आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करी जाती है, रिगरस डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, टेस्ट एनालिसिस, सब कुछ आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे स्पेशल एक एक बच्चे को इतना फोकस देंगे, और डेफिनेटली नीट तो होना ही है क्लियर, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री है, तो बच्चा बी द पार्ट ऑफ इट, राइट। सो बी हरी, रजिस्टर नाउ, and see you all in the next class. Thanks a lot. Have a great day. And I hope it was really amazing session for all of you. I hope you enjoyed a lot. Bye bye, bacha. Have a great day. So see you all.